हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के पार्ट सेकेंड को करेंगे। आपको बता दूं, हम पूरे एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए पूरे 10,000 प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसमें से सुबह 9 बजे आपको इकोनॉमिक्स की क्लास मिलती है, शाम 5 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास मिलती है और दोपहर 1 बजे आपको प्रीवियस ईयर के 200 सेट करवाए जा रहे हैं, जिसमें रेलवे ने आज तक जितने भी एग्जामिनेशन लिए हैं उसके सारे जनरल स्टडी के क्वेश्चंस हम लोग दोपहर 1 बजे करवा रहे हैं। तो हर दिन प्रैक्टिस सेट की तरह हुआ होता है, 1 बजे वो वीडियो अपलोड होता है। वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती है, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और साथ ही साथ चैनल को लगातार चेक करते रहें। जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाती है उसे आप डायरेक्टली वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके सहूलियत के लिए एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान है, तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है? जिसमें कृषि क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है या फिर जीडीपी की आप बात करें, जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो है तृतीय सेक्टर का योगदान है। वहीं नेशनल इनकम की बात करें तो राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र नहीं दिख रहा है, इसलिए सेकेंड नंबर पे किसका योगदान होता है? विनिर्माण क्षेत्र का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वीडियो को फ्रेंड्स जरूर लाइक कर दें अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय है उसका प्रमुख स्रोत जो है वह क्या है? वह है सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र। और जब जीडीपी की बात करेंगे तो जरूर याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका? तो तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर का जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो किसी भी जो इकोनॉमी है धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप करती है उसमें जो टर्सरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि तृतीय क्षेत्र का जो उसमें योगदान या फिर उसमें अंश होता है, वो होता क्या है? घटता है फिर बढ़ता है, या फिर बढ़ता है फिर घटता है, या फिर सिर्फ बढ़ता जाता है, या फिर सिर्फ घट जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है सी, बढ़ता जाता है। आज देखिए अमेरिका जैसे देशों जो विकसित हो चुके हैं, जिनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है, वहाँ पे टर्सरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र जो होता है, सर्विस सेक्टर होता है, वहाँ पे आपको फार्मर कम मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो प्रोफेशन होते हैं जिसमें जो है अपने ब्रेन का यूज़ किया जाता है, फिजिकल से ज़्यादा ब्रेन, वैसे क्षेत्र में जो है ज़्यादा ये लोग है कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। सो अर्थव्यवस्था जैसे जैसे आपकी विकसित होगी जो है इसमें तृतीय यानी कि टर्सरी सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी कि एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो एनएसएस की स्थापना जो है वह हुई थी 1950 ईस्वी में, 1950। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल की स्थापना जो है हुई थी सन 1951 ईस्वी में। जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। सीएसओ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बहुत से फॉर्मूला होता है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो नेशनल इनकम क्या होता है कि उत्पाद लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। तो उत्पाद लागत पर जो है निबल राष्ट्रीय उत्पाद को ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल आय जो है अनुमानित होती है, तो इसको अनुमानित या जो है पता किया जाता है कि कितनी राष्ट्रीय आय है भारत की, उसको कौन पता करता है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पता करता है? तो सीएसओ, सेंट्रल जो था सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, यही जो ऑर्गेनाइजेशन है यही राष्ट्रीय आय को जो है अनुमानित करती है। नेक्स्ट सवाल है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। तो सबसे पहले जो है किसने बताया कि भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम जो होता है वो 20 रुपये थी, और ये बताए थे 1967-68 में। किसके द्वारा बताया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नारोजी के द्वारा बताया गया था। इन्हें ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत सारे चीज़ों को जो है इन्होंने खुलासा किया था। इन्होंने ही पर कैपिटा इनकम को जो है बताया था 1967-68 में, जो कि कितनी थी? 20 रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत था उसने किसने प्रतिपादित किया था?
यह प्रतिपादित किया गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। दादा भाई नारोजी के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय के गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय के गणना के लिए किस विधि का उपयोग हम लोग करते हैं? तो इसमें से एक तो उत्पत्ति गणना विधि का उपयोग करते हैं, दूसरा आय विधि को। दोनों मेथड से जो है हम लोग फाइनली राष्ट्रीय आय का गणना करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू जो ग्रोथ रेट है उसका संबंध किससे है? तो हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन के समय हिंदू जो है ग्रोथ रेट को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1949 में एक गठन किया गया था राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस जो गठन किया गया था इस कमेटी के जो हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालानोबिस थे। कौन थे? पीसी महालानोबिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट एक एक क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको सीधे एग्जामिनेशन में ये देखने को मिलेंगे। सो आप एक भी प्रश्न अगर स्किप करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पहले जो नेशनल इनकम जो को एस्टिमेट किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा किसके द्वारा? नौरोजी और सिराज के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर जो है राष्ट्रीय इनकम के संबंध में जो है अनुमान लगाया था कि कितना है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की? तो जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद में जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना जो है कब की गई थी? तो यह की गई थी 4 अगस्त 1949 को। 4 अगस्त 1949 को। किसकी अध्यक्षता में? तो पीसी महालानोबिस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह किस आधार पे? तो वो दोनों, एक तो चालू मूल्यों के आधार पे और एक स्थिर मूल्यों के आधार पे, ये दोनों को यूज़ किया जाता है। दोनों पैरामीटर के बेस पे हम लोग जो है राष्ट्रीय आय को जो है निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या नहीं आती है? तो जो राष्ट्रीय आय की संगणना में कौन सी समस्या नहीं आती है? राइट आंसर है कि पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। ठीक है, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी की विधियों की जो है वो कमी, ये जो है हमारी जो राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं उसमें ये समस्या, इससे रिलेटेड कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नारोजी ने अपने धन का पलायन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो है वो वर्णन किया गया था किस पुस्तक में? यह किया गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक बुक जो है दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखा गया था। इसमें इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध धन का पलायन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत को जो है इन्होंने पूरी तरीके से वर्णन किया था। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? मैंने बताया आपको कि राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था किसके द्वारा? दादा भाई नारोजी के द्वारा। इन्हें ही भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी बुलाया जाता है। इनका भारत में बहुत सारा जो है योगदान रहा है भारत के इतिहास में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? मैंने बताया आपको कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो है योगदान है किस क्षेत्र का है? वो टर्सरी सेक्टर का है। किसका? टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की गणना जो है किसके द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे जो यूजफुल मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? किस पैरामीटर पे सबसे जो है एक्यूरेट हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पता चलता है? तो देखिए जीडीपी से हम पता लगाते हैं कि हमारी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी चल रही है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है?
तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल जो इनकम है उसका परिकलन कौन से एक को छोड़कर बाकी सब तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए नेशनल इनकम की बात करें तो सभी प्रकार की बचत का योग निकाल के जो है इस मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं किया जाता है। सभी प्रकार के निर्गतों का योग निकाल के होता है। सभी प्रकार के व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर को जो कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार के जो इनकम होती है हमारी उसके बेसिस पे भी जो है हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। लेकिन बचत के बेसिस पे जो है बचत को कैलकुलेट करके सिर्फ नेशनल इनकम निकाला नहीं जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो नेशनल इनकम में कौन सा चीज़ है जिसे इंक्लूड नहीं करते हैं हम। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम में लॉटरी जीतना ये इंक्लूड नहीं होता है। बाकी आप देखें कि मकान मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया ये इंक्लूड होता है। नए पुल का अगर निर्माण किया गया है और उसमें जो सरकारी एक्सपेंडिचर लगाया गया है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन ये भी इंक्लूड होता है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कोई लॉटरी जीतते हैं तो इसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति यानी कि जो है पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, यानी कि देश में एक व्यक्ति की एवरेज इनकम क्या है ये जब हम निकालते हैं तो किसको किससे भाग दिया जाता है। तो उस समय हम लोग नेशनल इनकम को किससे भाग देते हैं, तो देश की कुल जनसंख्या से। यानी कि जितनी हमारी नेशनल इनकम है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो हमें एक इंसान का एवरेज, भारत में एक व्यक्ति का कितना एवरेज इनकम है वो पता चल जाता है, जिसे हम लोग पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नेक्स्ट है कि अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो अमीरों की तुलना में गरीब बचत जो करते हैं, 4 स्टेटमेंट दिया है आपको देखना है। तो अमीरों की तुलना में जो है गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। ठीक है, तो गरीब जो है बहुत बड़ा बचत या सेविंग नहीं कर पाते हैं, अमीर जो है ज़्यादा सेविंग करते। गरीब जो है उनका एक्सपेंडिचर ही इनकम के अकॉर्डिंग हो जाता है, इसलिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो है ये सेविंग कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है। तो मूल्य जो ह्रास होता है वो किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद को जब आप निकालेंगे वैल्यू, वो मूल्य ह्रास जो है निकलेगा आपका। मूल्य ह्रास का ये फॉर्मूला है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापन की विधि नहीं है। तो नेशनल इनकम को मापने की विधि कौन नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, निवेश। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेथड से कभी भी हम जो है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो इन सभी में से कौन सी पद्धति को जो है हम लोग यूज़ नहीं करते नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो मैट्रिक्स पद्धति को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं अपने किसी भी देश का। अपने भारत की बात करें तो अपने भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिक्स पद्धति का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। व्यय, उत्पाद और आय यानी कि इनकम, एक्सपेंडिचर और जो है मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों मेथड को यूज़ करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स पद्धति को नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है। तो नेट नेशनल इनकम जो होता है प्रोडक्ट होता है उसमें किसे घटाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ई, अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को जब हमें एनएनपी में माइनस करते हैं, एनएनपी माइनस जो है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स को जब माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेशनल इनकम मिलता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएनपी एनएनपी के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। तो जीएनपी से एनएनपी, ठीक है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। तो जीएनपी से अगर आप ह्रास को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एनएनपी मिलेगा। और एनएनपी से आप जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे, माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, तब आपको नेशनल इनकम मिलेगा। सो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना, ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं और ये एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला आपको स्टेट लेवल से किसी भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फॉर्मूला डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी किए होंगे तो आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चंस को लिया है आपके लिए, वैसे क्वेश्चन को जो एकदम 100% इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चंस को लिया है। तो हमसे हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।